नमस्कार। हेल्थ शो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। दोस्तों, दिल के बारे में तो अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं और दिल की बात करते हैं तो दिल पर कई सारे गीत भी लिखे हैं। दिल है कि मानता नहीं, दर्द दिल, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जब हम दिल की बात करते हैं और कहते हैं कि दिल ना जाने क्या कुछ कहता है, क्या कुछ कहना चाहता है, और दिल की धड़कनें अपने आप हमें सुनाई भी देने लगती है। और मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिल धड़कता हुआ दिखाई भी देगा। और वैसे भी ये कहते हैं कि दिल मानता नहीं है और बहुत सारी बातें जो हैं हम दिल के हिसाब से कर भी नहीं सकते, लेकिन ये भी है कि दिल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा अहम अंग है जिसके चलते सारी ज़िंदगी हम चलते रहते हैं, हमारी धड़कनें चलती हैं, हमारी सांसें चलती रहती है और हम कहते हैं कि हमारा दिल तंदुरुस्त है। और दिल को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए, और ये जो मौसम है, जो बदलता मौसम है, ये सर्दियों का मौसम है जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं, इसमें दिल का ध्यान रखना, दिल की सुनना और दिल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता होती है। लेकिन दिल को प्रोटेक्ट कैसे करें, दिल हमारा हेल्दी कैसे रहे, हमने चाहा कि इस बार के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हृदय रोग विशेषज्ञ से करवाएंगे। और आज दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। आप पीजीआई की बात करें तो एडवांस कार्डियक सेंटर के हेड हैं और एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं दिल की, तो दिल की बहुत सारी बातें, हमने कहा कि गीत तो बने ही हुए हैं, लेकिन जब श्रोता सोचते हैं, दोस्त सोचते हैं और उनको लगता है, दर्शकों को लगता है कि हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता हो, हम दर्शकों को ये भी चाहेंगे कि हम उन्हें बता दें कि हमारे टेलीफोन नंबर्स क्या हैं ताकि हमसे वो बात कर पाएं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2690037 2690037 हमारे टेलीफोन नंबर है और STD कोड है 0172। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, जब हम दिल की बात करते हैं, कहते हैं कि जब कोई समस्या आन पड़ती है, आने को होती है, तो दिल बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है कि मैं बहुत दबाव में हूं, संभल जाओ, जाग जाओ, लेकिन हम नहीं जागते। क्या कहेंगे? बेसिकली दिल एक बहुत ही सेंसिटिव और एक इंटेलिजेंट ऑर्गन है। जब भी इस पे कोई स्ट्रेस पड़ती है तो इसकी जो फीलिंग है वो एक पर्सन को बिल्कुल पता लगने लग पड़ता है कि मैं कुछ स्ट्रेस में हूं। इस पे कहते हैं ना कि थोड़ा दिल भारी हो गया, दिल को ऐसे लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, समथिंग। या कोई जैसे कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं तो उनको जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो वो एक किस्म की हेड में प्लस हार्ट में उसका स्ट्रेस पड़ जाता है। हार्ट को एक ज्यादा काम करना पड़ता है तो वर्क स्ट्रेस में चला जाता है। और इसी तरीके से अगर इसकी ब्लड सप्लाई में कुछ कमी हो तो जैसे कहते हैं कि चलने पे थकना शुरू हो जाता है, टांगों में जान नहीं रहती, या फिर दर्द शुरू हो जाती है, या फिर कईयों को अटैक भी हो जाता है। तो बेसिकली ये सिम्टम्स जो है एकदम पता लगने लग पड़ता है कि जो बंदा पहले दौड़ रहा था उसका अब दौड़ने में उतना नहीं दौड़ सकता, उसकी जो कैपेसिटी कम हो जाती है। जो बहुत दौड़ता था, जो नॉर्मल 5-6 किलोमीटर सैर करता था, वो 3-4 किलोमीटर पे उसको थोड़ा सा थकावट और सांस हो जाती है। ऐसे ही जो कस्टम से उसकी एक्टिविटी में कम होना शुरू हो जाती है। तो जब भी कोई चेंज आए तो उसको ले लेना चाहिए कि मेरे को दिल की कुछ ऐसा तो नहीं कि दिल की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कईयों के कारण हो सकता है, जैसे कि लंग्स की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, मसल वीकनेस हो गए, कोई स्ट्रेस है। बट दिल एक ऐसा है कि अगर इसको इग्नोर कर लो तो इग्नोर करने के बाद अगर कुछ मेजर हार्ट अटैक हो जाए या सडन कार्डियक डेथ हो जाए तो ये फिर टाइम भी नहीं देता। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसका एक ध्यान रखना एक बहुत ही जरूरी है। चाहे इसको वैसे इसके सिम्टम को समझो या जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनमें कि कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है, वैसे तो 9-10 रिस्क फैक्टर पहले शुरू में बोलते थे कि उनको अगर कंट्रोल कर लो, जैसा कि मैंने कई बार रेडियो पे, टेलीविजन पे जब ये शुरू में ऐसे आया कि 9 रिस्क फैक्टर कर लो तो 90% हार्ट अटैक कम हो सकते हैं। और जो प्राइमरी भी और सेकेंडरी जिनको हुआ है वो भी अगर पूरी ध्यान रखें
तो नियर नॉर्मल रहते हैं। तो ये एक बड़ा है कि उन 9 रिस्क फैक्टरों को पूरा कंट्रोल करो, और जो नए रिस्क फैक्टर आए हैं जैसे कि आजकल साइको सोशल स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, ये इनको भी एक कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है जी। क्योंकि बाकी स्ट्रेस फैक्टर तो कईयों को पता है, वो तो एक मुझे लगता है कि जो सारे रिस्क फैक्टर हैं इनको स्कूल से शुरू करा दें ताकि बच्चों से ही शुरू हो जाए, क्योंकि यंग में भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं और जिन लक्षणों की बात कही है डॉक्टर साहब ने कि 9 के 9 रिस्क फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर आजकल एक साथ में जुड़ चुका है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो आजकल जो है डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है, और जब सर्दी बढ़ती है, विंटर्स आती है, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है दिल की, क्योंकि दिल कहते हैं अपने आप में स्ट्रेस में चला जाता है। जब हम ये सोचते हैं सब चलता है जैसे गर्मियों में चलता था, अब भी चलेगा, क्या चलना चाहिए ऐसे? ऐसे है जैसे ही गर्मियों के मौसम से सर्दी आना शुरू होती है, शुरू में तो टेम्परेचर इतना नहीं गिरता, लेकिन जब टेम्परेचर गिरता है तो इस बॉडी में सारे जो वेसल्स होते हैं वो उनकी वेजोस्पाज्म हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या है कि वर्कलोड और वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है, और सर्दियों में जो एक डिमांड बढ़ जाती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इसलिए सर्दियों में एंजाइना, हार्ट अटैक सारे बढ़ जाते हैं। तो इन दिनों सर्दियों में बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने देखा काफ़ी जो सैर वाले एडिक्ट होते हैं सुबह 4-5 बजे सैर निकलना, लेकिन जैसे सूरज चढ़ता है इन दिनों थोड़ा सा 1-2 महीने थोड़ा टाइम चेंज कर लेना चाहिए। जैसे सैर है वो सूरज निकलने से थोड़ी धूप में की जाए तो वो अच्छी है, उसमें जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाता है। अभी तो इतना नहीं हुआ, पर जैसे कि टाइम चलता जाएगा फॉग भी आ जाएगी, टेम्परेचर भी डिप कर जाएगा, और अगर बाई चांस इन दिनों सर्दी लग जाए और चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली एक देखा गया कि जैसे वायरल इलनेसेस, कोई माइनर सा वायरल होता है, वो पेशेंट इग्नोर सा ट्रीटमेंट ली या नहीं ली, उसके 2-3 हफ्ते के बाद जो थोड़ा हार्ट अटैक होते हैं। जैसा कि हम पहले नहीं पूछते थे, आजकल हर पेशेंट को अगर पूछो कि भी आपको इससे पहले कोई पिछले महीने में या समथिंग कोई इन्फेक्शन हुई तो कह देता है कि मेरा गला खराब, नाक चला था, गला खराब हुआ। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये ट्रिगर करती है हार्ट अटैक को। तो इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए कोई भी इन्फेक्शन ना हो, अगर हो तो उसका पूरा अपना एक ट्रीटमेंट ले लो। कोई अगर जो कार्डिक पेशेंट हैं उनका हार्ट वीक है, वैसे तो सारे बोलते हैं कि जी वायरल हो कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, बट कोई जनरल रूल नहीं अपने पे लगाना चाहिए। जिनका हार्ट वीक होता है उनको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेके, और डॉक्टर का थ्रेशोल्ड भी उन पेशेंट को मे बी माइल्ड एंटीबायोटिक्स दें और एस्प्रिन दें उन दिनों, और साथ में एनाल्जेसिक दें, तो जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। जनरल रूल हैं जैसे कि कई जब बने हुए हैं कि जी एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होते हैं। जो जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, जो कीमोथेरेपी पे हैं, जिनकी अपना मैलिग्नेंसी हुई है, उनका हार्ट वीक है, साथ में कीमोथेरेपी मिली हुई है, उनको अगर ना शुरू करें तो एकदम इन्फेक्शन में जाके सेप्टिसीमिया हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया हो गया तो समझ लीजिए समस्या बहुत गंभीर हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बंटी हिसार से हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, हृदय रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है? जी डॉक्टर साहब, हृदय रोग के बेसिकली जैसा कि मैंने शुरू में बताया, शायद आपने वो सुना नहीं होगा, बाद में सुनोगे। हाँ जी, हाँ जी। जब भी कभी हृदय रोग में प्रॉब्लम आती है तो आपको या तो वीकनेस, फटीग शुरू हो जाती है, या आपकी जो चलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे और ज़्यादा जैसे हो तो आपको चलने में, हार्ट में थोड़ी हैवीनेस शुरू हो जाती है, जो कि आपकी लेफ्ट आर्म की तरफ जा सकती है, जा की तरफ जा सकती है, या
आपकी बैक की तरफ भी जा सकती पेन, जिसको हम अच्छा जी। रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। हाँ फिर जी। साथ में अगर कोई बहुत ज़्यादा आपका 70% से 90% में ब्लॉक चला जाए तो हाँ जी। आपको ये सिम्टम आते हैं। बिलो 70 यूजुअली नहीं आते, पर अगर अच्छा जो किसी के HB कम है, कुछ और हाँ जी। प्रॉब्लम है, तो हाँ जी। उनका 60% में भी सिम्टम आ जाएंगे। तो इसलिए अच्छा 70% से नीचे जो होते हैं उनमें एक किस्म की मेडिसिन चलती हैं, पर 70 अच्छा से जी। जब 90% में होता है तो शुरू हो जाती है आपकी पेन चलने पे। अगर 90% से ज़्यादा तो आपको बैठे बैठे भी दर्द होना शुरू मिनिमल एक्टिविटी पे हो जाती है। और ये 100% एंजाइटी में इसके लक्षण है जी? हाँ, एंग्जाइटी में जैसे अगर किसी को एंग्जाइटी है, हाँ ये जी। एंग्जाइटी और स्ट्रेस इस हार्ट को प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अगर किसी अच्छा को जी। थोड़ी प्रॉब्लम है तो उससे हाँ जी। ये बढ़ सकती है। बाकी जो अच्छा। एंग्जाइटी में आगे बोलते थे एटिपिकल चेस्ट पेन, जो मेल फीमेल में, आजकल एटिपिकल चेस्ट पेन का एक खत्म हो गया। कोई भी अच्छा। आपको एटिपिकल चेस्ट पेन है, आपको इमीडिएटली चेकअप करा लेना चाहिए अपने आप या डॉक्टर को। इसको एटिपिकल करके मिस नहीं करना चाहिए। अगर वो जी, मिस जी। कर गए तो आजकल आप इवन यंग में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम दिल की बात करते हैं और आपने कहा कि लक्षण बताए कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बाजू पे दर्द चली जाती है, हाथों तक जाती है, पीठ तक चली जाती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एक हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है और दर्द होती है और लगता है कि ये दिल की तरफ भी इशारा कर रही है। और लेकिन कई बार क्या होता है, सचमुच में वो दिल की तरफ ही इशारा कर रही होती है, दिल की होती है। हम सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक छोटी सी गोली खा लेते हैं, रिफ्लक्स होगा, तो हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में लेने के देने पड़ जाते हैं। क्या कहें? जैसा कि रिफ्लक्स शुरू में जैसे काफ़ी लोग इसको बोलते थे कि गैस है, ये रिफ्लक्स है, वो थोड़ा अवॉइड करते थे। कुछ तो सिम्टम में भी वो सोचते थे कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, उससे ऐसा नहीं, ये गैस ही होगी, यही होगा। इसमें पहली बात है कि कभी किसी को टाइम डिले नहीं करना चाहिए। जो इवन आपकी जो हार्ट बर्न भी है, अगर पेन हो रही है तो एक ऐसा होता है कि ये कार्डिक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जब अगर मैक्सिमम पेन लो, इवन जो दूसरी एसिड की पेन होती है, अगर ज़्यादा एसिड हो जाए तो ये एंजाइना को प्रेसिपिटेट भी कर देता है। तो कहने का मतलब कि ये प्रेसिपिटेट भी कर सकता है। और कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पेन्स इन एल्डरली जो कि गैस गैस बोलते रहते हैं, वो राइट कॉर्नी इस्कीमिया से निकलती हैं। तो राइट कॉर्नी वाली पेन हमेशा आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो सकती है, रेट्रोस्टर्नल भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी अपना पेन को गैस समझ के नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लेके, प्लस डॉक्टर को भी इसका पूरा तरीके से ECG कर ले और ट्रीटमेंट दे दे। और सेकेंडली, अगर किसी को ऐसा है नॉन पेशेंट प्लस उसमें चेंजेस हैं, इमीडिएटली आपको एस्पिरिन देनी चाहिए। अदरवाइज गैस, अकेली गैस हो तो एस्पिरिन वैसे करते हैं, बट कहीं आप दूर हो, कहीं ऐसा हो रहा है, तो आप चाहे एंटासिड ले लो, साथ में PPI ले लो, पर एस्पिरिन जरूर ले लो, ताकि ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, डॉक्टर से जाने से पहले कोई ऐसी इवेंट हो जाए। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान रखेंगे कि अगर रिफ्लक्स हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, ज़्यादा तीव्र दर्द हो रही है, तो ऐसे में वो ये ना माने कि सिर्फ रिफ्लक्स है, पेट की समस्या है, ठीक हो जाएगी। विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, जी क्या नाम है आपका? राकेश नाम है, फतेहाबाद से। जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर ये था कि जैसे अभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी हैं, तो एक मतलब सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि जैसे न्यूली जो यूथ है वो जिम वगैरह जाते हैं, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि कोविड के बाद में हार्ट अटैक उसकी वजह से बहुत सारे मतलब चांसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ऐसा सुनने में आता है कि मतलब हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्या सर ऐसा कोई जेन्युइन इसका सर कुछ रीजन है, या वैसे ही नॉर्मल जो रिलेटेड हार्ट अटैक्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, या वैसे ही है नॉर्मली? सर जी, बेसिकली ये है कि जो जिम का है, जिम को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिम की एक्सरसाइज वो जो ना क्लोज एनवायरनमेंट में होती है।
अगर आप खुले में कोई भी करते हैं जो एक्सरसाइज या वॉक या योगा या समथिंग, तो उसमें आपको ऑक्सीजन की सप्लाई फुल मिलती रहती है। अगर हम जिम में करें तो जिम में क्लोज एनवायरनमेंट में हम अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेते हैं और उतनी ऑक्सीजन सप्लाई एक क्लोज रूम में नहीं हो सकती। तो इसलिए जिम को ओवर नहीं करना चाहिए। अगर आपने करनी है, कोई टेम्परेचर जिन दिनों बहुत ठंड है, जैसे कि कुछ कंट्री में बहुत ठंडा होता है, पर वो ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट में करते हैं, बट वो पूरा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ऐसा ना कि ओवर कर लें और सेकेंडली आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएं। तो मेरा ये है कि यूथ जिम ठीक है, जिम करते हैं, बट ओवर नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली आपकी प्रेफरेंस अपना ओपन एक्सरसाइज एंड ओपन वॉक में ज़्यादा होना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, और यूथ है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिम क्लोज होता है, सब दरवाजे बंद होते हैं, खिड़कियां तक बंद होती हैं और ऑक्सीजन उतनी नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि जिमिंग करते करते लोग गिर जाते हैं, या बाद में जिम करने के बाद कहते हैं थकावट सी हो गई, ऑक्सीजन उन्हें पूरी मिलती नहीं है और समस्याएं गंभीर हो जाती है। कई तो करते करते गिर भी जाते हैं और बाद में पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। और इस तरह आपने इस पर बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। लेकिन एक जानकारी और चाहते हैं, ये तो हुई यूथ की बात। यूथ जो जिम जाता है उसके साथ समस्या होती है, और यूथ एक ऐसा यूथ है जो पहले बिल्कुल तंदुरुस्त रहता था, लेकिन आजकल यूथ 30 ऊपर जाओ तो पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, एकदम से कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे क्या कारण है? क्या हमारा खान पान ऐसा कुछ हो गया है, या हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे अपनी सेहत पर, अपनी बॉडी पर? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूथ में प्रॉब्लम आ रही हैं। यूथ का मेन जो आजकल चल रहा है कि एक लाइफस्टाइल ही टोटल चेंज हो रहा है। जैसे कि डाइट से लेके इनका स्लीपिंग पैटर्न, और दूसरा स्ट्रेसेस, और डेफिनेट एनवायरनमेंट ऑल्सो, ये सारे कंबाइंड फैक्टर जो ईटिंग हैबिट्स है। आजकल यूथ जंक फूड ले रहे हैं, लेट खाना खा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, स्लीप डेप्रीवेशन हो रही है, और आगे उनको एक स्ट्रेसेस भी ज़्यादा हैं। स्ट्रेसेस इन द सेंस ऑफ एग्जाम स्ट्रेस, अदर स्ट्रेसेस। तो ये स्ट्रेसेस कंबाइंड विद ईटिंग हैबिट एंड स्लीपिंग पैटर्न, ये यूथ में एक बहुत ही रिस्क फैक्टर बढ़ा रही हैं, साइकोसोशल स्ट्रेस एज वेल एज देयर लाइफस्टाइल। तो इसको कैसे दोनों चीज़ों को कंबाइंड इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए कि सारे यूथ को, जैसे कि रिस्क फैक्टर में इनके हर स्कूल, हर क्लास में उस लेवल से उसको इनको पता लगे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक काफ़ी रिस्क फैक्टर कंट्रोल हो सकते हैं। और सेकेंडली, जैसे कि जिन दिनों पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन दिनों बाहर ज़्यादा सैर नहीं करनी चाहिए, उस एरिया में सैर करनी चाहिए जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है। जैसा कि स्मोकिंग तो हम बोलते हैं, जहाँ जब एयर क्वालिटी बहुत वर्स्ट है वो कई गुना स्मोकिंग के बराबर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आजकल की बात करें, पोल्यूशन पर बहुत चर्चा होती है और ये रहता है कि एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर, उनसे बात करते हैं। भिवानी से हमारे से जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, क्या नाम है आपका? सुभाष बोल रहा हूँ जी, भिवानी से। जी सुभाष जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, जैसे डॉक्टर साहब सवेरे सवेरे उठते ही चाय पीने की आदत होती है और कई सालों से ही है, तो क्या ये चाय पीना भी अपने जो हार्ट अटैक है उसकी बीमारी होती है क्या चाय पीने से? ऐसा है कि अगर ये बोले कि सुबह चाय पीने से कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक कोई ऐसा है नहीं, बल्कि अगर आपके माइंड में लगता है कि बेसिकली माइंड भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आपको ये लगता है कि सुबह चाय पीने से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो ना पिए। इंडिविजुअलाइज भी होता है, बट यूजुअली लोग पीते हैं। पर इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कि चाय पीने से, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो थोड़ा पानी पी लीजिए, तो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। जो डिहाइड्रेशन अगर होगी तो अगर आप चाय पी लोगे तो उसके बाद पानी नहीं पियोगे। और डिहाइड्रेशन डेफिनेटली एक ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड में अपना क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो मतलब कि एक कप अगर कोई चाय पीता है
तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि इससे हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये समथिंग चलो बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, बट आजकल ऐसा भी नहीं है ना कि ये चाय पिए तो वो एक किस्म का शायद काम भी ना आगे कर सके। जी बिल्कुल। आपको हम यहाँ ये बताना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पानी की कमी शरीर को जब आप सो के उठते हैं तो होती, ऐसे में पानी पीने के बाद चाय पी लें, और विशेषज्ञ ये तो नहीं कहेंगे कि आप चाय पीना बंद कर दें। और बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और जी पूछिए अपना सवाल। ये जैसे हम सुनते भी आए हैं, अखबार में भी आती है जी, जो कोविड वैक्सीन जिसने ली है उस वैक्सीन का भी क्या सीधा संबंध है अपने हार्ट अटैक से? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लोगों को वैक्सीन लगी, सारे उनको ये हार्ट प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा जो देखा जाए तो बेसिकली अगर कोई वैक्सीन लाखों में लगी है, अगर किसी को ऐसे हो रहा है तो ये नहीं है कोई ऐसा नहीं बढ़ा है, पर डेफिनेटली जो जब भी मेजर लगती हैं, अगर उसका बहुत भी कम भी हो 0.001 तो वो भी थोड़ा हो सकता है, बट वैक्सीन ने डेफिनेटली पेशेंट बचाए हैं। क्योंकि अगर ये ना लगती तो आप देखा ही था कि कैसे टीवी पे और कैसे वेस्टर्न कंट्री में अदरवाइज जबकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई थी तो कैसे मोर्टेलिटी नॉट ओनली पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की, सारे कैसे हुई थी। जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और वैसे भी कहते हैं कि जितना सोचेंगे उतनी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं, और सोचना बंद करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और फिर देखिए कि जीवन में आपका दिल किस तरह से धड़कता रहता है। जी डॉक्टर साहब, वीडियो क्लिप्स के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। हार्ट अटैक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आप नोटिस करेंगे कि किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। कि क्या हम करें कि हमें हार्ट अटैक से बचा जा सके। ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ, वो भी ज़्यादातर हार्ट अटैक करके? कि हम जिम वगैरह भी जाते हैं तब भी फिर भी हार्ट की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करते हैं तब भी हार्ट की प्रॉब्लम है। कि खान पीन की वजह से वैसी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है इसकी हार्ट की? जो आपका ईटिंग है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपको डायबिटिक टेंडेंसी बढ़ जाती है। बैलेंस्ड फूड जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो और आपका ऑयल्स वो कम हो और जो शुगर है वो भी ज़्यादा ना हो, तो साथ में सैलड हो, साथ में आपके जैसे लेते हैं फ्रूट हो, तो ये आपको एक बैलेंस डाइट दे देता है। हमने बहुत पहले 2006-07 में एक ईटिंग द ब्रेन सिग्नल किया था, तो वो एक ऐसा मार्क था जिसने डाइट पे पूरा इम्प्रूवमेंट कर दी थी। पहले क्या था, सारी जगह कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते थे, 5-6 चपातियाँ खा जाते थे, तो उसके बाद सारा मैकेनिकल सिग्नल जाता था पेट से, और मैकेनिकल सिग्नल जो केमिकल सिग्नल होते थे हार्मोन से वो लेट पहुंचते थे, तो बाय द टाइम मैकेनिकल सिग्नल से सारा पेट भर के वो खाने से ओवर ईटिंग हो जाती थी, तो शुगर बहुत होती थी। अगर आप स्लो ईटिंग करते हो, एक या आधी चपाती को अगर आप चबा के दाल के साथ, आप सैलड के साथ और सब्जी के साथ सेपरेट उठाते हैं और खाते हैं 10-15 मिनट लगा के, एक तो आप एक चपाती से ऊपर खा ही नहीं सकते, आजकल तो मैं कहता हूं आधी से ऊपर नहीं खा सकते, और सेकेंडली जो रात का खाना है वो लेट ना खाया जाए, अर्ली खाया जाए। और जो जैसा कि आजकल देखा कि पार्टियों में या शादियों में लेट स्नैक्स भी चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रहे हैं, बेवरेजेस दूसरे भी चल रहे हैं, और उसके बाद लेट डिनर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हार्ट अटैक का। जैसा कि अगर बाई चांस आप स्नैक्स लेते हैं और दूसरा लेते हैं, तो आप देख लो आपकी कैलोरी पूरी हो गई है, डोंट टेक डिनर, आप उठाओ ही मत डिनर की प्लेट को और अपनी कैलोरी को देखो। ओवर कैलोरी कैन लीड ऑन टू आपकी डायबिटीज भी, आपका हाइपरटेंशन भी और मेनी अदर प्रॉब्लम। कुछ और वीडियो क्लिप्स के साथ
हमारे दर्शक हमारे साथ। सर मुझे पता करना था कि पाम ऑयल को लेके जो है कि ये ज़्यादा डेंजरस है हार्ट हेल्थ के लिए, ये एक मिथ है कि फैक्ट है, मतलब और अगर ऐसा है तो हम अपने चिल्ड्रन को बेस्ट ऑयल कौन सा दें उनकी हार्ट हेल्थ के लिए? डॉक्टर साहब ऐसा है कि जैसे हम तो घर में रूटीन खाना वही दाल सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी जब हम रूटीन चेकअप करवाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, लीवर का साइज़ इनलार्ज हुआ होता है, फैटी लीवर भी आता है। तो हम अपने खाने में डेली रूटीन में क्या चेंजेस करें कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए? जी डॉक्टर साहब। बेसिकली जो पाम ऑयल है ये इतना अच्छा ऑयल नहीं है, और सेकेंडली जब इसको दोबारा रिपीटेड फ्राइंग करते रहते हैं तो इससे ट्रांस फैटी एसिड बहुत बन जाते हैं। तो इसलिए कोई भी ऑयल जिसको बार बार आप करते रहो वो एक किस्म का खराब हो जाता है, उसमें जो एथेरोस्क्लेरोटिक टेंडेंसी ट्रांस फैटी एसिड से बहुत बढ़ जाती है, तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंडली जो दूसरे ऑयल हैं जिनमें कि आप ले सकते हैं, चाहे वो सरसों का ऑयल है, चाहे वो राइस का ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन का ऑयल है, चाहे वो सफोला है, और चाहे वो अपना कैनोला है या ऑलिव है। ऑलिव ऑयल को बोलते हैं कि इसका ये बेटर है, बट दूसरे ऑयल भी जैसे अगर आप लेते हैं उनको साइकिल में लेते हैं, एक ही ऑयल बार बार नहीं, जैसे कि कभी राइसेला, कभी सोयाबीन, कभी ग्राउंडनट, इस तरीके से सरसों का ऑयल। और ऑयल की क्वांटिटी डेफिनेटली कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऑयल बहुत ही ज़्यादा करो। बाहर के कंट्रीज में बॉइल्ड फूड लेते हैं, ऑयल उसको जस्ट अपना ऑलिव ऑयल और जो कुछ स्प्रे करते हैं, वो फ्राई नहीं करते। तो कैसे एक नई आए जिसमें कि फ्राई की जो रूटीन चल रहा है उसको बंद करके, चाहे वो एयर फ्रायर हो, चाहे दूसरा हो, बॉयल्ड हो, चाहे स्टीम हो, इस तरीके से अगर खाना खाया जाए और साथ में उसके स्पाइसेस भी बहुत ना हो जो कि गैस्ट्राइटिस करें, एक बैलेंस सब बन जाए और उस पे सारों का टेस्ट आ जाए, तो एक बहुत अच्छा एक चेंज हो सकती है। फ्राइड और जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ये सारे हार्ट के लिए एक नुकसान ही करती हैं, फायदा नहीं करती। जी डॉक्टर साहब, फ्राइड की बात की तो हमारे यहाँ तो फ्राइड चलता ही रहता है, सुबह से शुरू होते हैं शाम तक, और एक चीज़ जो हमारी प्लेट में रोज़ शाम को या दोपहर को किसी वक्त ज़रूर आती है उसे हम कहते हैं समोसा, और ये कहते हैं कि ये हार्ट हेल्थ के लिए सही नहीं। जी बेसिकली आई थिंक ये जैसे कि कुकिंग हैबिट्स हैं, जब पता नहीं था कि हार्ट की प्रॉब्लम है तब से ये चलती आ रही, जैसे ही पता लगा तो शायद इसको अब इम्प्रूव करना चाहिए। इसको कैसे स्लोली कर सकते हैं, आजकल बहुत दूसरे में आ गए हैं कि बॉइल्ड फूड के साथ भी बड़ा टेस्टी बन जाता है, बट वो कैसे कैसे रेसिपी, जैसे कुकिंग का एक आर्ट भी होता है। चलो यहाँ पे तो हमारे यहाँ लेडीज बनाती हैं, पर वहाँ पे तो सारे बंदे कुक करते हैं बाहर के कंट्री में, दे ऑल नो। तो वो कैसे कैसे यहाँ भी एक वो वही टेंडेंसी आए कि हर बंदे को पता हो कि ये ऐसे बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि जो डाइट वाली है वो बिल्कुल रिस्क फैक्टर कम हो सकता है। और रहा समोसा का, समोसा तो एक वैसे तो कई जगह बहुत डेली खाते हैं, बट एक समोसा इंडियन का ये सारे यूएस में भी अब काफी हो गया कॉमन इंडियन समोसा। तो इसको अगर कभी आप खाओ हफ्ते में एक आध दिन तो इन द सेंस की ठीक है, बट आजकल समोसे भी एयर फ्रायर से आ गए हैं जिसमें ऑयल नहीं लग रहा, तो कॉन्शियस तो हर जगह पे है कि आप ऑयल को ना करें, अगर वैसे खाते हैं तो एक किस्म का आपका सिंपल फूड है वो। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक या दो टिप जो हमारे दर्शक हमेशा ध्यान रखें हार्ट को लेकर। जैसे कि एक था कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपका वॉकिंग, टेकिंग एक्सेस ऑफ फ्रूट, नॉट स्मोकिंग, ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं ये तो करने ही चाहिए। उसके अलावा जो एक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, कि जैसे कि मैंने रिसेंटली इसको बड़ा डिटेल में देखा कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 कैसे आ जाए, ताकि जो गाड़ियां चलाते हैं वो इस गाड़ियों का फिल्टर भी बेस्ट हो, गवर्नमेंट भी इसके फिल्टर के रेट कम कर दे और सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस बेस्ट हो। और सेकेंडली जो सैटरडे संडे ऑफ किए जाएं, इसमें सारी की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, चाहे वो
सीनियर सिटीजन के लिए या एक्सपेरिमेंटल तौर के सबके लिए फ्री कर दें सैटरडे संडे। बिकॉज नेचर को जैसे बॉडी को एक दिन रेस्ट चाहिए, वैसे ही नेचर को भी 2 दिन रेस्ट कंटिन्यूस चाहिए, उसमें कि एकदम एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो जाता है। क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहते हैं और अपने सड़कों पे डस्ट है, कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। और ये जो सारे राउंड अबाउट हैं इनमें है, इसके साथ जो सारी जगह है उसमें जो डस्ट है वहां पे सारी ग्रीनरी, और कैसे पानी का, रोड के पानी को साइड में इकट्ठा करें, चाहे उसके पॉन्ड्स बना लें और उसको गर्मियों में यूज करें, सर्दियों में जैसे प्लांट्स के लिए भी और ये करने के लिए। इसके एक तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा समर में, और जो ग्रीनरी होगी उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हो जाएगा। और सेकेंडली जो आपके जो सैटरडे संडे मिला है उसका आप घर की सराउंडिंग और अपने सराउंडिंग एरिया में भी 100 मीटर 200 मीटर उसको अगर ऑन कर लें कि उसको कैसे बढ़िया करना है, तो एक दी बेस्ट प्लेस बन जाएगी जो कि एनवायरनमेंट। और सेकेंडली सारे वर्ल्ड में इसका चल रहा है कि आपने कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट को कैसे ठीक करना और हार्ट को कैसे ठीक करना। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शक भी सुन ही रहे थे और जान भी रहे थे, देखते देखते अब बहुत कुछ उन्होंने जान भी लिया। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, पॉल्यूशन की बात तो रोज़ होती है, लेकिन खान पान की बात की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब बातों के साथ ही हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप अपने दिल को स्वस्थ रखेंगे, आज के बाद और भी ध्यान देंगे। और हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप हमारा ये कार्यक्रम जो है डीडी पंजाबी और उनके सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो देख सकते हैं आप, डीडी हरियाणा पर, और साथ ही उसके सारे प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर भी इसे देख सकते हैं आप। डीडी चंडीगढ़ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, और वेव्स प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप hopchandigarh@gmail.com पर भी हमें लिख सकते हैं। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।